हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में थर्मोकेमिस्ट्री जो है उसमें अभी तक हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिव्स फ्री एनर्जी और गिव्स फ्री एनर्जी के बेस पे, उसके साइन के बेस पे कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इन सब का डिस्कस कर चुके हैं। गिव्स फ्री एनर्जी जो सिस्टम की होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज से, और यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो उस केस में गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा, तो किसी भी प्रोसेस के लिए या फिर अर्थ पे चलने वाली किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए या प्रोसेस के लिए हम डेल्टा जी के बेस पे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस को डिसाइड कर लेते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा कि हम डेल्टा एस की कैलकुलेशन एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और वो भी इक्विलिब्रियम टाइप से, अगर हीट एब्जॉर्ब होती है, इवोल्व होती है, तो कैलकुलेशन कर पाते हैं हम डेल्टा एस की। मीन्स एब्सोल्यूट एंट्रोपी की कैलकुलेशन हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नहीं कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की, केवल एंट्रोपी का चेंज कैलकुलेट कर पाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिससे हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी की कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि जो एंट्रोपी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती जाती है, टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी की कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं वो बताया तो मैं आपको। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को अगर हम देखते हैं, कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है परफेक्टली क्रिस्टलाइन, 0 केल्विन पे, 0 केल्विन मींस -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ उसकी एंट्रोपी 0 होती है। अब होती है या नहीं होती, ये कंप्लीटली हमने उसको 0 यूज कर लिया कि उसकी एंट्रोपी की वैल्यू कितनी मानेंगे हम, 0 मानेंगे। तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस will be 0 at 0 Kelvin. 0 Kelvin is 0 Kelvin. It is absolute 0. 0 Kelvin को हम नाम दे रहे हैं absolute 0, और 0 Kelvin absolute 0 -273 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि एंट्रोपी किसी भी सब्सटेंस की, जहां पे हमने लिमिट लगा रखी है टेम्परेचर टेंड्स टू 0 केल्विन विच इज इक्वल टू 0, मैथमेटिकली हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि 0 केल्विन पे अगर किसी सब्सटेंस को, सपोज करो ये सब्सटेंस, इसको मैंने 0 केल्विन पे ले गए हम और इसकी एंट्रोपी को हम 0 मान लेते हैं। उसके बाद जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। इसकी एंट्रोपी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती चली जाएगी, और जब इसको हम रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, मींस जो रूम टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड यूज कर रहा हूं मैं, उस टेम्परेचर पे अगर इसको देखेंगे तो ये 100% प्योर नहीं होगा, डिफेक्टिव हो चुका होगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई एंट्रोपी की वैल्यू होगी। तो रूम टेम्परेचर पे जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट हैं उनकी एंट्रोपी 0 नहीं होती, चाहे परफेक्ट क्रिस्टलाइन ही क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ चुका होता है। इट इज थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पे हम उसकी एंट्रोपी को 0 मानेंगे। अब सपोज करो कि एक सब्सटेंस आपके पास, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन होगी इसकी, एक सब्सटेंस है आपके पास और उस सब्सटेंस को हम 0 केल्विन से लेके चल रहे हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, आइसोबारिकली। ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, और ये 0 केल्विन पे प्रेजेंट है, और इसकी एंट्रोपी को हम S0 यूज कर रहे हैं, जो कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम बता सकते हैं विच इज 0, और इसको आइसोबारिकली यानी कांस्टेंट प्रेशर पे
हम इसका टेम्परेचर टी कर देते हैं, टी केल्विन, और टी केल्विन पे इसकी जो एंट्रोपी है उसको हम एस टी यूज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर के साथ साथ हम उसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। द एंट्रोपी चेंज बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज इक्वल टू क्यू, और कांस्टेंट प्रेशर पे लिया तो पी लिख दिया मैंने, डी क्यू पी भी लिख सकता हूं मैं इसको, डिवाइड बाय टी। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। और क्यूपी आपको बता रखा है कि क्यूपी जो होता है वो एन सीपी डी टी होता है, वेयर n is number of moles, Cp is heat capacity, molar heat capacity, at constant pressure, constant pressure पे molar heat capacity है, और dt है changing in temperature। इस इक्वेशन को हम इस टाइप से पुट कर लेंगे कि डेल्टा एस किसके इक्वल होगा। चेंज मैंने बता दिया कि इस टाइप से हमने चेंज लिया है कि एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को 0 केल्विन से लेके चले हम, 0 केल्विन पे उसकी एंट्रोपी की वैल्यू S0 थी, और T केल्विन तक उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, T केल्विन पे उसकी एंट्रोपी की जो वैल्यू थी वो ST थी। यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, डेल्टा एस विच इज इक्वल टू एन सीपी dt अपॉन टी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम 0 केल्विन से T केल्विन तक, S0 टू ST ds, एंट्रोपी को मैंने S0 से ST तक इंटीग्रेट किया, NCP बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये चीजें, 0 टू T केल्विन dt बाई टी, इंटीग्रेशन से ये आ जाएगा ST माइनस S0 विच इज इक्वल टू NCP 0 टू टी एंड ln t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब 0 टू टी है या फिर किसी भी टेम्परेचर तक है, उसको हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। देन st माइनस S0, S0 विच इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से S0 की वैल्यू कितनी है 0, यानी इक्वेशन आपके पास आ गई ST, टी टेम्परेचर पे सब्सटेंस की एंट्रोपी मींस विच इज एब्सोल्यूट एंट्रोपी, विच इज इक्वल टू NCP 0 टू T ln T, ln log की टर्म है, वही बेस E है, इसको भी ओपन कर सकते हैं हम। देन ST विच इज इक्वल टू 2.303 NCP 0 टू T log ऑफ T। अब log T में 0 टू T है, उस टाइप से हम इसको कंसीडर करेंगे। तो मैथमेटिकली एब्सोल्यूट एंट्रोपी की कैलकुलेशन हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। टी टेम्परेचर पे सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होगी वो हम इससे कैलकुलेट कर पाएंगे इस इक्वेशन से। अब मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि सपोज करो एक सब्सटेंस और ये 0 केल्विन पे उस टाइम इसकी एंट्रोपी की वैल्यू 0 थी। अब इसको हमने हीट अप किया रूम टेम्परेचर पे लेके आई, तो सपोज करो इसकी एंट्रोपी की कोई ना कोई वैल्यू आ गई विच इज 10 कैलोरी पर मोल पर केल्विन या फिर जूल पर मोल पर केल्विन। फिर हमने इसको कूल डाउन किया, फिर ठंडा किया, तो टेम्परेचर के साथ साथ जब इसको हम टेम्परेचर डाउन करेंगे, टेम्परेचर के साथ साथ इसकी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वापस से हम इसको 0 पे लेके गए, तो वापस से हम जब इसको 0 पे लेके जाएंगे तो इसकी एंट्रोपी की वैल्यू 0 नहीं होगी, कोई ना कोई गैप आएगा। सपोज करो कि वापस हम 0 पे लेके आए, उस टाइम इसकी एंट्रोपी की वैल्यू 0.5 कैलोरी पर मोल पर केल्विन थी, ये पर मोल थी। 5 कैलोरी पर केल्विन तो हम यूज नहीं कर रहे, एंट्रोपी चेंज यूज नहीं कर रहे हैं, तो पर केल्विन को हटा दिया मैंने, पर मोल जूल में थी या फिर कैलोरी में थी, यानी कि एंट्रोपी की वैल्यू 0 नहीं आई। तो वो जो 0 से वो एंट्रोपी का जो गैप आएगा विच इज रेसिडियल एंट्रोपी, यानी कि रेसिडियल एंट्रोपी इज एंट्रोपी गैप at 0 Kelvin from entropy of substance
एंड जीरो एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस के बीच का जो गैप है 0.5 कैलोरी के अंदर, विच इज रेजिडियल एंट्रोपी, यानी किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो कब होगी, 0 केल्विन पे। उसके बाद उसको हीटअप करके वापस अगर वहीं पे ले आया जाता है तो एंट्रोपी की वैल्यू जनरली 0 नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी हम उसको 0 मान लेते हैं। इसलिए सभी सब्सटेंस क्रिस्टलाइन होते हैं 0 केल्विन पे, क्योंकि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हीलियम का होता है, विच इज 4 केल्विन, और 4 केल्विन से भी नीचे के टेम्परेचर 0 केल्विन पे लेके जाएंगे तो वो वहां पे सॉलिड स्टेट में होगा। तो सभी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं 0 केल्विन पे, वहां पे उनकी एंट्रोपी की वैल्यू को हम 0 यूज कर लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं gap between entropy and temperature। सब्सटेंस की एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ क्या आएगा? यहां पे हमने ले रखा है टेम्परेचर और यहां पे हमने ले रखा है एंट्रोपी, और एंट्रोपी भी एब्सोल्यूट एस की वैल्यू है। यहाँ पे टेम्परेचर 0 केल्विन था, 0 केल्विन पे किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 होगी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉलिड स्टेट में था वो, एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ के ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा Tm। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो सॉलिड स्टेट थी यहाँ पे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी, और जैसे ही सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी तेजी से एंट्रोपी बढ़ेगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। उस कंडीशन में फिर से उसकी लिक्विड स्टेट आ चुकी होगी और लिक्विड स्टेट की एंट्रोपी फिर चेंज होगी, दोनों पैरेलल नहीं आएंगे, इस टाइप से चेंज होगी टेम्परेचर के साथ। एक फिर से एक टेम्परेचर आ जाएगा जो है बॉइलिंग पॉइंट उसका TB। बॉइलिंग पॉइंट पे वो जो लिक्विड स्टेट थी, यहाँ पे सॉलिड स्टेट थी, यहाँ पे कौन सी स्टेट आ गई, लिक्विड स्टेट, वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होगी, और जब लिक्विड से गैस बनेगी तो उस टाइम तेजी से एंट्रोपी बढ़ेगी और एंट्रोपी बढ़ के और भी ऊपर चलेगी। उस कंडीशन में फिर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी इस टाइप से बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे वो हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से करेंगे, ये सेकंड लॉ ऑफ यूज करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिर थर्ड लॉ यूज होगा, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिर सेकंड लॉ यूज होगा, फिर थर्ड लॉ यूज होगा। इस टाइप से हम उसकी एंट्रोपी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी कि चेंजिंग इस टाइप से आएगी कि यहाँ पे जो एंट्रोपी आई वो 0 से कौन से टेम्परेचर पे आई, Tm पे। तो उस कंडीशन में जो एंट्रोपी की वैल्यू है किसी भी टेम्परेचर पे वो थर्ड लॉ से हम कैलकुलेट करेंगे, विच इज NCP 0 to Tm ln T। इसके बाद यहाँ पे सेकंड लॉ यूज हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज आएगा विच इज डेल्टा S डी क्यू रिवर्सिबल, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे जो क्यू रिवर्सिबल है सॉलिड स्टेट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, देन इट इज डेल्टा H ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय Tm मेल्टिंग पॉइंट। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से दिया जाएगा। कहां से, Tm से और Tb के बीच का टेम्परेचर है, तो ST किसी भी टेम्परेचर पे NCP Tm to Tb ln T, इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ सेकंड लॉ यूज हो जाएगा विच इज डेल्टा S एंट्रोपी का चेंज, दिस इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइड बाय Tb। बॉइलिंग टेम्परेचर पे डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन अगर दिया हो तो एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर थर्ड लॉ यूज होगा। सपोज करो हम T टेम्परेचर तक लेके चल रहे हैं इसको, तो यहाँ पे जो थर्ड लॉ आएगा, यहाँ पे स्टेट गैसेस होगी, यहाँ पे लिक्विड स्टेट है और यहाँ पे सॉलिड स्टेट है। थर्ड लॉ यहाँ पे यूज होगा वो ये है कि ST किसी भी टेम्परेचर पे NCP TB टू T कितने भी टेम्परेचर तक विच इज ln T, और ln T को हम चेंज कर देंगे तो T अपॉन TB आ जाएगा, यहाँ पे वो कैलकुलेट कर लेंगे उसको। तो इस टाइप से एंट्रोपी का चेंज आएगी, दोनों लाइंस पैरेलल नहीं आएंगी। जैसे ही सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट होगी तेजी से एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है सॉलिड से, और जैसे ही लिक्विड स्टेट सॉलिड गैस स्टेट में कन्वर्ट होगी तब और भी तेजी से एंट्रोपी बढ़ेगी। यानी टेम्परेचर के साथ इस टाइप का फंक्शन होगा किसी सब्सटेंस के लिए एंट्रोपी का। अब हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बहुत छोटा लेक्चर बनाए इसलिए इसको जरूर देखें।
एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द एंट्रोपी चेंज व्हेन 90 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का 90 ग्राम है मींस 5 मोल वाटर है, क्योंकि 18 ग्राम वाटर इज 1 मोल वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो प्रेजेंट है, वाज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, वाटर को हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आएंगे। तो जब 10 से 100 पे लेके आएंगे तो लिक्विड स्टेट ही रहेगी, उस टाइम एंट्रोपी का जो चेंज आएगा वो टेम्परेचर बेस्ड रहेगा, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। गिवन आपको कि जो Cp है वाटर का मींस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज 75.29 जूल पर केल्विन पर मोल, ये मोलर हीट कैपेसिटी है वाटर के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे। उसके बाद एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन जो वाटर की दी हुई है, एक मोल के लिए दी हुई है 43.932 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, यानी एक मोल के लिए पर केल्विन कितनी हीट होगी। तो यहाँ पे हम अगर हम देखें तो वाटर है आपके पास, पहले तो हम वाटर को हीट करेंगे, वाटर आया 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, पहले हीट करेंगे तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा, मींस 10 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज 283 केल्विन, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 373 केल्विन, इतने पे हमने इसको हीट कर दिया। उसके बाद इसको वेपराइज करेंगे, वेपराइज करेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कौन सी स्टेट थी इसकी, लिक्विड, यहाँ पे भी कौन सी स्टेट है इसकी, लिक्विड, लेकिन यहाँ पे कौन सी स्टेट में आ गई, गैसेस से और वेपर फेज में आ चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक का एंट्रोपी चेंज हम सेकंड कौन सा लॉ लगाएंगे, थर्ड लॉ, और यहाँ से यहाँ तक का एंट्रोपी चेंज जो कैलकुलेट करेंगे वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होगा। तो दोनों लॉज एक साथ यूज कर लेंगे कि एंट्रोपी चेंज विच इज इक्वल टू एन Cp, कहां से कहां तक, 283 केल्विन टू 373 केल्विन ln ऑफ टी, और ln टी को ओपन कर देंगे फिर प्लस में, ये तो गया थर्ड लॉ से, यहां से यहां तक का एंट्रोपी कितना बढ़ा, और यहां से यहां तक की जो एंट्रोपी देखनी है उसमें सेकंड लॉ यूज हो जाएगा। सेकंड लॉ इज n डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइड बाय Tb, बॉइलिंग टेम्परेचर। n नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिया हमने, क्योंकि एक मोल के लिए गिवन आपके पास 5 मोल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए लेंगे देन डेल्टा S विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, 5 मोल वाटर है, 5 इंटू ln की टर्म को log की टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई बाय Cp गिवन आपको 75.29 जूल के अंदर क्या हुआ, एंड log ऑफ T2 अपॉन T1 373 अपॉन 283, इसका log ले लेंगे, और प्लस में नंबर ऑफ मोल्स 5 है मल्टीप्लाई बाय डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन 43.932 किलो जूल है, तो किलो जूल है तो उसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, 43932 ये जूल में आ गया, डिवाइडेड बाय वाटर का जो टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, कांस्टेंट टेम्परेचर था विच इज 373, कैलकुलेटर में पुट कर दिया हमने, इसको सोल्व करेंगे देन डेल्टा S इज इक्वल, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 866.96, दिस एंड दिस, log ऑफ log है इट इज 1.31 आ जाएगा, इसको हम log को ओपन करेंगे प्लस 588.9, इन तीनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी, देन डेल्टा S इज इक्वल टू, आंसर जो इसका आएगा विच इज इक्वल टू 692.84 जूल पर केल्विन, ये एंट्रोपी का चेंज आया इसमें, यहां से यहां तक के लिए 5 मोल के लिए, अगर 1 मोल होता तो डिवाइड बाय 5 आ जाता, 2 मोल होते 5 मोल के लिए इतना है, तो 2 मोल के लिए कितना होगा उस टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन गिवन है आपको, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ट्रीट होकर अमोनिया बना रहा है,
1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से ट्रीट होके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्मेट कर रहा है। ये एक इक्विलिब्रियम टाइप की रिएक्शन है, लेकिन अभी इसने ये क्वेश्चन पूछा है, उसको देखो कि डेल्टा एच की वैल्यू इतने किलोजूल है, माइनस में है 95.4 किलोजूल, डेल्टा एस की वैल्यू माइनस में 198.3 जूल पर केल्विन है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच डेल्टा जी इज जीरो। ऐसा टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है जहां पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। और डेल्टा जी की वैल्यू जीरो जहां पे होती है उस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। क्योंकि डेल्टा जी जीरो कब होगा, जब इक्विलिब्रियम होगा। डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा, जब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। और डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। तो उस कंडीशन में प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे हमें प्रेडिक्ट करना है कि नेचर क्या होगी। तो डेल्टा जी कहीं पे भी जीरो है, इसका मतलब वहां इक्विलिब्रियम बना हुआ है। और इससे अबव टेम्परेचर पे क्या होगा, इससे ज्यादा टेम्परेचर हम कर देंगे तो क्या होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगी या इक्विलिब्रियम पे रहेगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, वो भी हमें देखना है। तो ये सब चीजें बतानी है हमें। तो सबसे पहली बात तो हमें टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं कि उस टेम्परेचर पे क्या होगा। डेल्टा जी अगर जीरो है, डेल्टा जी कैसा है, जीरो। और हम जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूं। तो डेल्टा जी जीरो हो गया तो जीरो विच इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस एंड डेल्टा एच विच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। उस कंडीशन में डेल्टा एच टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगा। टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर विच इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, एंथैल्पी चेंज अपॉन एंट्रोपी चेंज। और एंथैल्पी चेंज आपको गिवन है माइनस 95.4 किलो जूल, मीन्स माइनस 95.4 इंटू 10⁻³ जूल। ये दिया हुआ है, एक मोल के लिए होगा ये। और डेल्टा एस है वो है माइनस में 198.3 जूल पर केल्विन। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन टेम्परेचर यहां पे आ जाता है 481 केल्विन, 481 केल्विन टेम्परेचर होगा। यानी इस टेम्परेचर पे डेल्टा जी जीरो है। एट दिस टेम्परेचर डेल्टा जी जीरो, देन इट इज एन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन में यहां पे इक्विलिब्रियम बन चुका है। एंड अबव दिस टेम्परेचर इस टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पे द मोड ऑफ टी डेल्टा एस इंक्रीज्ड। टी डेल्टा एस का जो मोड है यानी कि वैल्यू है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर ये बढ़ेगी तो नेगेटिव तो है ही। उस कंडीशन में हम देखते हैं कि डेल्टा जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अभी दोनों वैल्यू तो इक्वल नहीं रहेंगी, यहाँ पे तो इक्वल थी जो कि डेल्टा जी जीरो था। उस कंडीशन में इसकी तो वही वैल्यू है माइनस 95.4 किलो जूल। और टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ गई और माइनस में बढ़ी तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस में है। देन रिजल्टेंट डेल्टा जी इज पॉजिटिव। अबव टेम्परेचर पे रिजल्टेंट डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और रिजल्टेंट डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा, देन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो चुकी होगी। और अगर इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हम ले रहे हैं तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। और डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, सपोज करो 9 ग्राम आइस मीन्स हाफ मोल एंड 18 ग्राम वाटर वेपर मिक्स टुगेदर इन closed isolate container. आइसोलेट कंटेनर का मतलब उसका बाहर से कोई रिलेशन नहीं है। देन कैलकुलेट द रिजल्टेंट टेम्परेचर। तो उसका रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या होगा। 9 ग्राम आइस
0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 18 ग्राम वाटर वेपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे थे। दोनों को आपस में मिक्स किया हमने और रिजल्टेंट टेम्परेचर हमें बताना है। तो उस कंडीशन में इसके लिए हमें क्या चाहिए, एंथैल्पी का चेंज चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितनी थी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितनी थी। दोनों एंथैल्पीज अगर हमारे पास है तो हम बता सकते हैं इसको। सपोज डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन वाटर के लिए विच इज सपोज करो 90 कैलोरी पर मोल, एक मोल के लिए 90 कैलोरी है। और डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन वाटर के लिए सपोज करो गिवन है 540 कैलोरी पर मोल, एक मोल के लिए। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले आइस थी हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाटर की फॉर्म में आइस है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हमने पहले तो कन्वर्ट किया होगा, या आइस किस में कन्वर्ट हुई होगी, लिक्विड स्टेट में। टेम्परेचर यहाँ पे भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा। और यहाँ से जो हमने वाटर यूज किया विच इज इन वेपर स्टेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 से ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ही वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा, क्योंकि आइस और जब वाटर को हमने वेपर को हमने दोनों को मिक्स किया तो वेपर का टेम्परेचर ज्यादा था और आइस का टेम्परेचर क्या है, कम। इसलिए हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो हुआ होगा। इसका मतलब जो वेपर थी उसने हीट इवॉल्व की होगी, डेवलप की होगी, और जो आइस थी उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। आइस थी आपके पास हाफ मोल, ये भी हाफ मोल में कन्वर्ट हुई होगी। उसी टाइप से ये थी 1 मोल और ये भी 1 मोल में कन्वर्ट हुई होगी, क्योंकि 18 ग्राम वाटर वेपर यूज किया हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 9 ग्राम आइस यूज किया हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हाफ मोल, अगर हाफ मोल में कन्वर्ट हो रही है तो 90 कैलोरी 1 मोल के लिए है। तो इसको जो यूज्ड हीट चाहिए विच इज 45 कैलोरी, क्योंकि 1 मोल के लिए 90 कैलोरी है तो हाफ मोल के लिए 45 कैलोरी। यहां से जो इवॉल्व हीट हुई होगी विच इज 540 कैलोरी, यानी 540 कैलोरी यहां से डेवलप हुई और 45 कैलोरी यहां एब्जॉर्ब हो गई। तो बची कितनी आपके पास रेस्ट हीट विच इज 540 माइनस 45 विच इज 495 कैलोरी। 495 कैलोरी एक रेस्ट हीट थी। उससे क्या होगा कि वहां से ही वो हीट लिक्विड जो था वो अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा। इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू MSDT से। Q हीट 495 कैलोरी विच इज इक्वल टू M मास है इसका 9 ग्राम मल्टीप्लाई बाय S स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की विच इज 1 कैलोरी एंड DT, देन DT विच इज इक्वल टू 495 डिवाइड बाय 9 which is equal to 5 and 5 55 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री केल्विन, क्योंकि ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, इतना बढ़ गया। तो ये जो लिक्विड स्टेट थी ये वाटर की फॉर्म में ही 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई। अभी भी ये हीट डेवलप करेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है और ये हीट को इवोल्व करेगा, तो इसकी हीट ये डेवलप करेगा और ये एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका घटेगा। हमें फाइनल टेम्परेचर पे पहुंचना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या था। तो इसके लिए हम एवरेज ले लेंगे। ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये हीट देगा, ये लेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका घटेगा और फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा। उस फाइनल टेम्परेचर पे हमें पहुंचना है। तो हमारे पास अब हम एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। एवरेज टेम्परेचर विच इज इक्वल टू, जिस टाइप से एवरेज कैलकुलेट करते हैं मिक्सिंग की, टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एविडेंस ऑफ फर्स्ट प्लस टेम्परेचर ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एविडेंस ऑफ सेकेंड। और परसेंटेज एविडेंस हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बेस पे, डिवाइड बाय 100। नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखते हैं तो जो आइस थी हमारे पास, यानी कि वाटर जो था वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, लिक्विड स्टेट में था, विच इज हाफ मोल, वो हाफ मोल था। और जो वाटर था लिक्विड स्टेट में ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, विच इज 1 मोल। देन टोटल मोल
3/2 में ये है 1/2 और 3/2 में ये 1, तो परसेंटेज एविडेंस इसकी हो जाएगी विच इज 1/2 डिवाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से 2 कैंसिल, देन विच इज 1/3 इंटू 100। इसके लिए आ जाएगा परसेंटेज एविडेंस विच इज 1/3/2 विच इज मल्टीप्लाई बाय 100, 2/3 इंटू 100, ये परसेंटेज एविडेंस। तो अब हम इसका एवरेज निकाल देंगे। टेम्परेचर आपको गिवन ही है, आप टेम्परेचर को डायरेक्ट यहाँ पे टेम्परेचर इसी टाइप से पुट कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंस निकालते हुए हम दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, जितना उसका बढ़ेगा उतना उसका घट जाएगा। और हम दूसरे तरीका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 55 केल्विन है, इसको मैं सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको मैं केल्विन में ले रहा हूँ और इसको भी मैं केल्विन में लेके चल रहा हूँ। देन एवरेज टेम्परेचर विच इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट, डायरेक्ट हम 55 से ले सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एविडेंस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस में इसके लिए था 2/3 इंटू 100 और टेम्परेचर था इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मल्टीप्लाई बाय 2/3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से तो 100 कट गए। देन एवरेज टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 55/3 प्लस 200/3 विच इज इक्वल टू 3 और ऊपर आ गया यहाँ पे 255। देन एवरेज टेम्परेचर, जो फाइनल जो एवरेज टेम्परेचर आएगा वो इतना आ जाएगा विच इज 85 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि फाइनल जो मिक्सिंग का टेम्परेचर आएगा वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुका है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।